नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछे सवाल, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582222666। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराने के लिए बातचीत करेंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। साथ ही एक और खास मेहमान कराते हैं आपसे परिचय। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ हैं आज। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार का हाल कैसा रहा ये जरा दर्शकों को बता दें। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी से आज हमने देखा भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 337 अंक टूटा और 59,120 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 89 अंक आज गिरा और 17,630 के स्तर पर आज बंद हुआ। बैंक निफ्टी यहां पर भी हमने देखी 573 अंकों की भारी गिरावट। और एडिटर्स टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार आज निचले स्तरों से संभलने की कोशिश के बावजूद कामयाब क्यों नहीं हो पाए। अमेरिका में फेड की अहम बैठक के बाद भारतीय बाजारों के लिए कमजोर शुरुआत होना तो तय था, क्योंकि अमेरिकी बाजार 500 पॉइंट से ज्यादा डाउ पर लुढ़के और उसके बाद सुबह सुबह 150-200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स भी थे। एशियाई बाजारों का हाल बुरा था, लेकिन इन सबके विपरीत भारतीय बाजारों ने मानो ठान रखी कि दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी का डट कर करेंगे मुकाबला, और वो करते हुए दिखे भी। सुबह 9:15 पर जब बाजार खुले तो मामूली गिरावट के साथ, कोई खास ऐसा पैनिक दिखा नहीं, बहुत कमजोरी हुई नहीं। उसके बाद रिकवरी करते करते बाजार 17,700 तक आते हुए नजर आए। उसके बाद मिड सेशन में फिर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, 17,525 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया और एक बार फिर से रिकवरी। आखिरी घंटे में थोड़े से डाउ फ्यूचर्स के उतार चढ़ाव के चलते भारतीय बाजार फिर से कमजोर होते हुए दिखे। 17,625 पर 88 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुए। लेकिन आज के लिए बड़ा ट्रिगर रहा वो था डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स फिर से 112 के नजदीक पहुंचकर एक 20 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद से वहां से थोड़ा सा नीचे भी आया। जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे आया थोड़ी रिकवरी हमारे बाजारों में दिखी, लेकिन फाइनली उतार चढ़ाव के बीच आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का भी असर था। इस वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आते हुए दिखे, लेकिन ट्रेड दोनों तरफ के बराबर बने। आज की जो ट्रेडिंग रेंज है उसके बीचों बीच में निफ्टी बंद हुआ। 17,625 के आसपास जो बंद हुआ, निचले स्तरों से देखेंगे तो लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी और ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो लगभग 100 पॉइंट की कमजोरी। ये था आज का ट्रेडिंग रुझान, बाजारों का मिला जुला सा सेशन आज के लिए। तो कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के चलते एक बड़ी गिरावट आज हो सकती थी, दबाव आ सकता था। कल एफआईज ने बिकवाली की भी थी, लेकिन उसके बावजूद जो क्लोजिंग हुई है किसी भी लिहाज से खराब और बुरी नहीं मानी जाएगी। आइए अब आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ है। अविनाश जी, आज की इस डेवलपमेंट के बाद क्या आप अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे बाजार में? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में यूएस मार्केट्स में जो बिकवाली कल देखने को मिली उसका एकमात्र कारण था कि 75 बेसिस पॉइंट हाइक तो मार्केट्स ने ऑलरेडी पचा लिया था, लेकिन जो पॉवेल साहब की कमेंट्री थी वो थोड़ी सी हॉकिश थी और उन्होंने क्लियरली कहा है कि नवंबर और दिसंबर में भी इंटरेस्ट रेट हाइक चलेंगे। तो इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तभी मोटा मोटी डिमांड सेक्टर में कम होती है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि यूएस मार्केट में अगर रिसेशन होता है, तकलीफें होती है, तो काफ़ी ऐसे सेक्टर्स है जैसे आईटी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, फार्मा है, जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है। तो इंडेक्स पे हमारा व्यू डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस टू नेगेटिव रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है। मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक फोकस्ड वाली जो कंपनियां है वहाँ पे निवेशकों को फोकस करना चाहिए और कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस अगर ठीक ठाक रहते हैं तो मेरे ख्याल से ये मौका है। कोई भी गिरावट अगर बाजार में आती है तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि पैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए। ओके, पेशेंस रखने की सलाह आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए अविनाश जी की तरफ से। किसी के पास लंबी अवधि का नजरिया हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक का व्यू है आपका आज? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको कैपिटल गुड सेक्टर बहुत पसंद है और इसमें कमिंस इंडिया हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि काफ़ी समय के बाद स्टॉक ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है।
कंपनी एक काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, कमिंस एक एमएनसी का कंपनी है और करीबन 30% उनका जो प्रोडक्शन है वो कमिंस यूएस को वो एक्सपोर्ट करते हैं। प्लस ओवरऑल डीज़ल और पेट्रोल के इंजन के स्पेस में तो ये मार्केट लीडर है ही, लेकिन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी ये जो सारे सेक्टर्स अभी ओपन अप हो चुके हैं, यहाँ पे भी इनके पास टेक्नोलॉजी रेडीली अवेलेबल है। ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंची है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की कटौती स्टील का और मेटल के प्राइसेस में देखने को मिली है, प्लस ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो अगले 8 से 12 महीने के लिए हमको लग रहा है कि 1450 1475 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी गिरावट में या इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। ओके, कमिंस इंडिया में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। पहला सवाल इस वक्त हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है व्हाट्सएप पर। कोलकाता से जगत किशोर पूछ रहे हैं, पीएनबी पर इनका सवाल है। इनके पास है 1500 शेयर पीएनबी के, 38 है इस पर इनकी बॉट प्राइस। पीएनबी कमजोर बाजार में भी हमने देखा इस शेयर में खासतौर पर तेजी दिखी हमें, और बैंक शेयरों में गिरावट के बावजूद पीएनबी कैसा स्टॉक रहा जो कि गिरावट पर माफ कीजिए बढ़त पर बंद हुआ। पीएनबी पर इन्हें हल्का मुनाफा है, अभी क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे इन्हें अविनाश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन पीएनबी उन शेयर्स में से है जिन्होंने थोड़ी सी कम आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि अभी भी इनका जो एसेट क्वालिटी का नंबर है वो काफी एलिवेटेड है। लेकिन डेफिनेटली इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो सकता है अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, क्योंकि काफी समय के बाद क्रेडिट ग्रोथ अभी 15% पहुंचा है, तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट पीएनबी जैसे बड़े बैंक को भी मिलेगा। इनकी हाउसिंग फाइनेंस की जो सब्सिडी है, पीएनबी हाउसिंग जो इनकी सब्सिडी है, यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला है। प्लस जो कॉर्पोरेट कैपेक्स है वो भी बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर निवेशक को कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट जो प्राइस का नियर टर्म का टारगेट बनेगा वो करीबन 55-60 भी हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा इंतजार और पेशेंस की जरूरत है। ओके, पीएनबी थोड़ा सा पेशेंस रखे, इंतजार कीजिए और बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अगला सवाल दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश का है। 3 स्टॉक है इनके पास, एक एक करके आपको बताते हैं। टीसीएस 100 शेयर है, 3550 है इस पर इनकी खरीद। फिर है एलएनटी के 300 शेयर है, 1470 की खरीद पर। कैनरा बैंक 700 शेयर, 232 की खरीद पर। देखिए टीसीएस में तो सर इनको नुकसान है। अगर एलएनटी की बात करें, इसमें ये काफी अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं, लगभग 1 लाख से ऊपर का मुनाफा इन्हें एलएनटी पर है। वहीं कैनरा में कुछ मुनाफा है इन्हें लगभग 7000 का, जिस पर ये अभी फिलहाल बैठे हुए हैं। तो टीसीएस, एलएनटी और कैनरा बैंक। ओके, ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर भी, उनसे चलिए बात करते हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, स्वागत करते हैं। सबसे पहले एलएनटी के लिए बधाई आपको, काफी अच्छा मुनाफा है आपका इस स्टॉक में। क्या व्यू रख रहे हैं आप इन तीनों स्टॉक्स पर? वो भी बना ले। ब्रह्म जी प्लीज अपना टीवी वॉल्यूम कम कीजिए, सुन पा रहे हैं तो जल्दी से व्यू बता दीजिए, कब तक होल्ड कर सकते हैं? चलिए, कुछ टेक्निकल दिक्कतें, बात नहीं हो पा रही है। अविनाश जी आपके पास आते हैं सीधा, क्या करें टीसीएस, एलएनटी और कैनरा में? स्वाति, तीनों शेयर्स काफी अच्छे हैं। मैं पहले एलएनटी के बारे में बात करूंगा। एलएनटी एक ऐसी कंपनी है जो कैपिटल गुड साइकिल पूरी तरह से अभी राइड करने के लिए तैयार है, और ये कंपनी का जो एक्सपोजर है वो नॉट ओनली कैपिटल गुड्स है बट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में भी ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मुनाफा तो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने निचले लेवल पे खरीदा है, लेकिन बाकी क्वांटिटी होल्ड करें क्योंकि हमको लग रहा है कि आने वाला साल 1.5 साल एलएनटी के लिए काफी मजबूत रहेगा। दूसरा शेयर कैनरा बैंक में भी हमने आपको जैसे कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वापस तेजी आ गई है। एसेट क्वालिटी का यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो अभी मोर और लेस खत्म हो चुका है। काफी बैंक्स अभी अच्छी तरह से कॉर्पोरेट लेंडिंग मार्केट में उतरी है। कैनरा बैंक की बात करें तो इनके पास हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडी है, इनके पास कॉर्पोरेट कैपेक्स है, काफी वेल मैनेज्ड बैंक है और यहाँ पे भी अच्छी खासी अपसाइड होने की अपेक्षा है। तो मुनाफा मेरे ख्याल से यहाँ से भी काफी अच्छा होगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। और फाइनली टीसीएस की अगर हम बात करें तो देखिए टीसीएस में कम से कम अगले 2-3 क्वार्टर्स कंपनी के लिए चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन टीसीएस एक मार्केट लीडर है और हमको लग रहा है कि जब भी रिकवरी आएगी यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में एक बाउंस बैक आएगा, रिसेशन का एक ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी होगी। तो दिसंबर तक तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा।
अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है और इनको कोई पैनिक जैसा सिचुएशन वो महसूस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करें। देखिए टीसीएस ऑलरेडी काफी ऊपरी लेवल से घट चुका है, कंपनी वेल मैनेज्ड है, तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये अंडर परफॉर्म करे। ओके, ये तो तीनों स्टॉक पर राय रही अविनाश जी की। अगले कॉलर से बात करते हैं, कोलकाता से सचिन चंदा हमारे साथ है। सचिन जी स्वागत करते हैं, कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैडम मेरे पास इंडियन ऑयल की 200 शेयर है, 70 रुपए की खरीदी है, तो अभी थोड़ा गिरावट है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए लिया है या तो लॉन्ग टाइम में कैसे रहेगा? आईओसी पर क्या राय रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए अविनाश जी? देखिए मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि क्रूड की कीमतें अभी घट रही है। लेकिन अभी जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि दूसरी तिमाही में सारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन अभी नेगेटिव हो चुके हैं, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि Q2 कंपनी के लिए काफी खराब हो, क्योंकि पहले क्वार्टर में भी सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बड़े लॉसेस रिकॉर्ड किए थे, तो ये इशू वापस Q2 में रिपीट हो सकता है। लेकिन नजरिया अगर साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि होपफुली क्रूड का प्राइस गिरता है तो इनके लिए डेफिनेटली अच्छी बात होगी और इनका डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ओके, बने रहे आईओसी में साल 1.5 साल के लिए, ये स्ट्रैटेजी दे रहे हैं आपको अविनाश गोरक्षकर। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ हैं अभी पुणे से मिलिंद इंगले। मिलिंद जी बहुत स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैडम मेरे पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के 47 शेयर्स है, बाइंग प्राइस इज 227, तो ये जानना था कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाए, होल्ड करें या बेच दें? ओके, स्टरलाइट में शॉर्ट टर्म व्यू रख रहे हैं मिलिंद जी, क्या सलाह रहेगी अविनाश जी? देखिए शॉर्ट टर्म में तो अगले 3 से 6 महीने में इमीडिएटली अपसाइड काफी सिग्निफिकेंटली नहीं आएगा, लेकिन अगले 6 से 12 महीने के लिए अगर ये निवेशित रहते हैं तो 5G का रोल आउट जैसे जैसे होगा वैसे ऑप्टिक फाइबर की खपत होगी, और ऑप्टिक फाइबर में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, नॉट ओनली इंडिया में लेकिन इनकी फैसिलिटीज यूरोप में और स्पेन में भी है, तो इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। और बहुत समय के बाद ऑप्टिक फाइबर प्राइसेस में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए। कम से कम 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। उनको नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस मिलेगी, उसके बाद थोड़ा सा मुनाफा भी बनाने का स्कोप है, तो मेरे ख्याल से इस प्राइस पे मुनाफा के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना जरूरी है। लॉस में पोजीशन बुक ना करें। ओके, लॉस में पोजीशन बुक ना करें स्टरलाइट टेक में, ये आपके लिए सलाह है अविनाश जी की। अगले कॉलर से बात करते हैं, हमारे साथ हैं राजौरी से रजत शर्मा। रजत जी स्वागत करते हैं, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? थोड़ा डिस्टर्बेंस आपकी कॉल में आ रहा है। इन्फोसिस पर जितना हम समझ पा रहे हैं आपका सवाल है, इन्फोसिस में मुनाफा तो इन्हें अच्छा है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रखें? प्रोस्पेक्ट्स आपको शेयर के क्या नजर आ रहे हैं सर? देखिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने आईटी कंपनी में अच्छा मुनाफा कमाया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि सेकंड क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर सारी आईटी कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस के लिए अच्छा आने वाला नहीं है, मार्जिन में प्रेशर आएगा। अभी हाल ही में एक्सेंचर का गाइडेंस आया है, वहां पे उन्होंने काफी कॉशियस गाइडेंस दिया है, तो इसका मतलब है कि सारी जो फ्रंटलाइन आईटी इंडियन कंपनीज है वहां पे भी आपको थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस पे थोड़ा मुनाफा वसूली जरूर करें, और आने वाले क्वार्टर के बाद, सेकंड क्वार्टर के बाद अगर ये चाहे तो वापस इसमें री एंट्री कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करें, यही सलाह रहेगी। इन्फोसिस मुनाफा वसूले, राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल भुवनेश्वर से कैलाश दास जी का कॉल इस वक्त हमारे पास है। कैलाश जी स्वागत करते हैं, कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे आप? मैडम पेटीएम का 950 का खरीदा था और अभी लॉस में हूँ, तो क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? लॉस में तो है आप, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कहा आपने? 1 साल के लिए मैडम। ओके, साल भर का नजरिया पेटीएम, क्या करे सर? नहीं स्वाति, देखिए पेटीएम एक फिनटेक कंपनी है जो अभी भी एक स्टार्टअप कंपनी के स्टेज में है, और जब तक कंपनी कोई कामकाजी मुनाफा कमाती नहीं है तब तक मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बढ़त आएगी नहीं। इनफैक्ट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय शंकर शर्मा ने कहा है कि सितंबर 23 से कंपनी कामकाजी मुनाफा कमाने लगेगी,
तो मेरे ख्याल से अगर इनके पास कम से कम साल 1.5 साल है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि अदरवाइज कोई बड़ा अपसाइड इन द नियर टर्म आएगा नहीं। तो इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, बट टाइम फ्रेम कम से कम साल 1.5 साल रखिए, उसके बाद ही होपफुली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की अपेक्षा रहेगी। 1.5 साल तक का नजरिया रखिए, पेटीएम पर सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ हैं राजकोट से सावन उपाध्याय। सावन जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? सुन पा रहे हैं सर? पूछिए। HOEC जो सवाल इन्होंने हमें भेजा था, HOEC पर इनका सवाल है। 1100 शेयर है, 180 है इनकी इस पर खरीद। HOEC में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? नुकसान तो काफी है इन्हें, 44,000 के ऊपर का नुकसान झेल रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि HOSC का शेयर जो है वो वीक ट्रेंड इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ग्लोबली क्रूड प्राइसेस अभी कमजोर हो रहे हैं और सारे जो अपस्ट्रीम कंपनीज होती है जैसे कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन है, ONGC है, इनके शेयर्स तब चलते हैं जब क्रूड के प्राइसेस तेजी दिखाते हैं। अभी फिलहाल तो क्रूड का जो सिनारियो है वो काफी नरमी का है। हमको लग रहा है कि क्रूड की कीमतें और भी थोड़ी घटने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई भी बाउंस अगर मिलता है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है या टिपिकली पेट्रोनेट LNG है, ये ऐसे विकल्प है जहाँ पे इनको रिस्क रिवॉर्ड शायद HOEC के मुकाबले में अच्छा मिलेगा, बट इस प्राइस से HOEC से निकल जाए। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, वीकली एक्सपायरी तो निकल गई और फेड की मीटिंग भी। अब आज फेड की मीटिंग के बाद अमेरिकी बाजार सेटल होने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उनका ट्रेंड क्या रहता है और सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं, उनके दम पर हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे। अगर अमेरिकी बाजार कमजोर रहे तो फिर भारतीय बाजार 17,425 17,525 की जो सपोर्ट रेंज है उसमें पहुंचकर खरीदारी दिखाएंगे और ऊपरी स्तरों पर 17,725 17,825 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। लेकिन अगर मजबूत खुले और मजबूत रहे अमेरिकी बाजार तो फिर हम 17,725 825 की रेंज में थोड़ा इंतजार करेंगे और उसके पार अगर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है 17,800 के ऊपर तो बहुत ही बढ़िया होगा, और अगर 17,500 के नीचे वीकली क्लोजिंग मिलती है तो फिर मामला अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा ढीला हो सकता है। तो ये 300 पॉइंट की रेंज है जिसको बाजार को ट्रेड करना है कल के लिए। 500 से लेकर 800, 17,500 17,800 किसी एक तरफ अगर बंद हुए तो डायरेक्शन मिलेगा, और अगर इसी रेंज में बीच में बंद होगी जिसकी संभावना है ज़्यादा तो कोई चिंता की बात नहीं। जो मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है वो बाय ऑन डिप्स का बरकरार रहेगा। बैंक निफ्टी फॉर ए चेंज आज थोड़ा कमजोरी के साथ बंद हुआ था। जो अहम सपोर्ट बैंक निफ्टी पर अब है कल के लिए वो है 40,200 से लेकर 40,500 की रेंज में। ये 300 पॉइंट की थोड़ी बड़ी रेंज है लेकिन यही सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 40,900 से लेकर 41,150 ये 250-300 पॉइंट की रेंज है, वहां पर बैंक निफ्टी में सप्लाई आते हुए दिखेगी। एक आध दिन हल्का फुल्का और करेक्शन दिखाने के बाद बैंक निफ्टी भी वापस से लीडरशिप ले लेगा, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां पर लगातार खरीदारी निचले स्तरों पर होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल कह सकते हैं शुरुआत हम ग्लोबल संकेतों पर चलेंगे और उसके बाद भारतीय बाजार अपनी राह अपने संकेतों के दम पर पकड़ने की और खरीदारी की निचले स्तरों पर आने की संभावना कल के सेशन में भी बनी रहेगी। आइए देख लेते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से करते हैं बात। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, कल के ऑप्शन में मेरे पास दो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है और दोनों तेजी की तरफ की है। पहला है NMDC मेटल सेक्टर का, जो कि बहुत मजबूत है। NMDC में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए 130 वाला कॉल 3.5 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 5 रुपए से लेकर 7 रुपए तक के NMDC के 130 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है ऑटो सेक्टर का M&M। ऑटो सेक्टर मजबूत है, M&M मजबूत है। M&M का 1300 का कॉल 30 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 20 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट 40 रुपए से लेकर 45 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी कल के लिए रहेगी। ओके, कल की स्ट्रैटेजी ऑप्शन में सुमित बगड़िया से हमने समझी। बहुत धन्यवाद करेंगे, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। और अविनाश जी, हफ्ते भर का नजरिया हो किसी के पास, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में? देखिए, हफ्ते भर के नजरिए के लिए हमको ICICI बैंक काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि आज स्टॉक 902 में क्लोज हुआ है
यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 8 से 10 दिन का अगर नजरिया कोई लेता है तो कम से कम 925 930 का एक टारगेट प्राइस बन सकता है। तो ये 8-10 दिन के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला बेट बन सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म कॉल आप ले सकते हो। मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे है ही, लेकिन 882 का एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एक छोटी पोजीशन 10 दिन के लिए, 8 से 10 दिन के लिए बनाई जा सकती है। 8 से 10 दिन के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह रही अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप आज हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।